पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर टाइम बचेगा तो और कुछ करेंगे। ओके सर, कितने डाउट है, हो गए क्या सारे? नहीं सर, सारे नहीं हुए। फिर भी कितने, 22 में से कितने डाउट्स है? 4-5 हुए। ओके सर्विस। यस सर, मुझे भी 4-5 डाउट। ठीक है। अच्छा मैंने ये पहले कभी बताया क्या आपको कि जिसका होमवर्क कंप्लीट होगा वही लाइव लेक्चर अटेंड करेगा? इस बारे में बात हुआ क्या अपना? क्या सर्विस? नहीं सर, नहीं क्या? नहीं हुआ। शोम, उदय पाटिल, वेलकम। चला भी गया वापस। सर को बोलना पड़ेगा उदय का, क्या चल रहा है उसका। सर तो बोलेगे वो टॉपर्स में से। बस यही है जो आज दिख रहे हैं ना, मुझे मुझे लगता है यही सारे जेई सीरियसली देने वाले हैं। बाकी तो जब मन होता है तब आ जाते हैं, जब मन नहीं होता तब चले जाते हैं। ठीक है, आज ग्रुप में अनाउंस करूंगा, जिसका होमवर्क कंप्लीट होगा, जो डेली होमवर्क देगा ना, वही लाइव लेक्चर में आएगा। उन्हीं के, सिर्फ उनके ही डाउट क्लियर होंगे। और पता ना, अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले, मतलब जेई भी ऑफलाइन ही स्टार्ट होने वाला है। तो उधर टाइम पास वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी आर इन एपी देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8 बी क्यूब इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? क्या लगता है? एबीसी की कोई वैल्यू कंसीडर कर लो, इसमें वैल्यू पुट करो। और सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे, क्योंकि एबीसी के साथ एक बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा, -6 मल्टीप्लाई हो रहा, सब अलग लगाएंगे। एबीसी इस तरह से लेना कि एपी में, तो 1 2 3 ले सकते हैं, इधर पुट करो, जो भी आंसर आ रहा ऑप्शन में पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा। सिंपल, जस्ट एक मिनट। ओके सॉरी, क्या बता रहा था मैं? हाँ, एबीसी की कोई वैल्यू कंसिडर कर सकते, सिंपल वैल्यू 1 2 3 एपी में होगा, इधर वैल्यू पुट करो, ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। वो गरीबों वाला मेथड है, मतलब और कुछ नहीं आ रहा है तो ये करो, और सीक्वेंस एंड सीरीज में ये मेथड बहुत काम करेगा। अब प्रॉपर तरीका क्या है? ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8 बी क्यूब, ये किसके इक्वल है देखना। एबीसी एपी में मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी। जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो या तो हम ये रिजल्ट यूज करते हैं, या फिर ए को कंसिडर कर सकते हैं बी माइनस डी, बी की जगह बी, सी को कंसिडर कर सकते हैं बी प्लस डी, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये भी दो अननोन में होंगे, ये भी दो अननोन में, मतलब 2b की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस सी के फॉर्म में आएगा। सो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि कौन सा रिजल्ट बेटर रहेगा, कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहिए। तो इसमें मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8b क्यूब में 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सो ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8, बी की जगह ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू और होल क्यूब। तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 का क्यूब होने वाला है। ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस सी होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस सी। यस, ए प्लस सी को वापस से बी के फॉर्म में रखना, क्योंकि आंसर ए बी सी तीनों के फॉर्म में चाहिए। ये तो हमने सिर्फ ए एन सी में निकाला है। ठीक है, इधर सी है सर, ए सी इंटू ए प्लस सी।
a प्लस सी की जगह 2b, और ये a क्यूब से a क्यूब सी क्यूब a क्यूब सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो -3ac 2b, मतलब -6abc। ठीक है श्रेया, सही क्या ना मैंने? हाँ ओके। सर हम 2b इक्वल्स टू a प्लस सी दोनों साइड क्यूब करके भी कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली फिर इस फॉर्म में बनाना होगा, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो। सही ना सर वैसे? हैं। यस सर। ओके। वो अथर्व आया नहीं आज? क्या सर्वेश तेरा दोस्त आया नहीं? यार वो रात भर पढ़ाई करता है, देर रात सोता है, इसीलिए सुबह नहीं उठता जल्दी। पर वो अच्छा। बाद में यूट्यूब पर अटेंड करते, मतलब यूट्यूब पर देख कर लेते। हम्म, ठीक है। नहीं पर देखो, अगर 100% करना ना तो लाइव लेक्चर्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब थोड़ा, क्योंकि इससे अपनी लिमिट स्ट्रेच होती है कि भाई मेरे को उस टाइम पे अटेंड करना ही है, तो बाकी चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है, मतलब आदत लग जाती है फिर मैनेज करने की। तो कभी कभी ठीक है हो जाता है तो करना पड़ता है, बाकी अदरवाइज ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइव लेक्चर मिस करो कोई भी सब्जेक्ट के। ठीक है। सेकंड, if three positive real numbers abc are in AP such that abc equal to 4, then the minimum value of b is abc AP में such that abc equal to 4, then what is the minimum value of b? इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड, एक तो एओडी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती थी और डिफरेंशिएशन करते हैं, पर इसको पहले बी में बनाना पड़ेगा पूरे इसको यूज करके, क्योंकि एबीसी एपी में इसका मतलब मैं ए को कंसिडर कर सकता हूँ बी माइनस डी, बी की जगह बी और सी की जगह बी प्लस डी, इधर वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 करो, वहां से बी में कोई रिलेशन आएगा कि मतलब बी की किस वैल्यू पे ये मिनिमम या मैक्सिमम हो रहा है, वापस से वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अभी हमने किया नहीं है, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। मान लेते हैं क्योंकि एबीसी एपी में ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब ए इक्वल टू बी माइनस डी, बी की जगह बी, सी इक्वल टू बी प्लस डी। यस, ए की जगह बी माइनस डी, बी की जगह बी, सी की जगह बी प्लस डी इक्वल टू 4। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, एबीसी इक्वल टू 4, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कौन सी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, बी माइनस सी बी माइनस डी, बी प्लस डी, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की मिनिमम वैल्यू। बी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 आया। अच्छा, इसको अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू बी के फॉर्म में आंसर चाहिए। बी के फॉर्म में क्यों? क्योंकि बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, मिनिमम मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं बी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को? ऐसा बोल सकते हैं ना, दिस इज लेस देन बी इंटू बी स्क्वायर। पता है क्यों? क्योंकि बी इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है। अब डी स्क्वायर पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, डी नेगेटिव हो सकता है लेकिन डी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो बी स्क्वायर में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो बी इंटू बी स्क्वायर से लेस होगी। क्या सर है, सही ना? भाई मुझे एक बात बताओ, हाँ अगर सर। यहाँ पे डी जीरो होता तो ये बी इंटू बी स्क्वायर बनता, लेकिन डी जीरो नहीं है, डी कुछ पॉजिटिव है और वो बी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके वैल्यू तो बी इंटू बी स्क्वायर से यानी कि बी क्यूब से लेस ही होगी। मतलब बोल सकते हैं ना, बी क्यूब इज ग्रेटर देन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमने फाइंड किया विच इज 4। बी क्यूब ग्रेटर देन 4 मतलब बी इज ग्रेटर देन 4:1/3। सो मिनिमम वैल्यू कितनी, 4:1/3। कौन सा ऑप्शन? ओके, 2 के फॉर्म में, तो 4 को लिख सकते हैं 2:2/3, ऑप्शन 2। सर्वे समझ आ रहा है? यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। if log 5 into 2 raised to x plus 1 base 2, log 2 raised to 1 minus x plus 1 base 4 and 1 are in AP, then what is the value of x? x किसके इक्वल है? इजी क्वेश्चन, एक ही कंडीशन गिवन है, कंडीशन लगाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा।
बस यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज होगी तो वो हमें पता होना चाहिए। मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ log बेस 4 2 raised to 1 minus x plus 1 is equal to log 5 into 2 raised to x plus 1 base 2 plus 1। अब प्लस 1 को मैं ना log 2 बेस 2 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये भी log है, तो log को हटा सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंदर वाले को, तो इसको log 2 बेस 2 लिखा 1 को। ओके, अच्छा हमें ये पता है ना कि अगर log के बेस में पावर होती है तो वो पावर डिनोमिनेटर में चली जाती है बाहर आके, मतलब 1/p log m बेस a। सही ना श्रेया? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2, 4 को लिख रहा हूँ 2 पावर 2, तो जो पावर में 2 होगा वो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा। सो log 2 raised to 1 minus x plus 1, तो log की प्रॉपर्टी लगेगा log a plus log b is log a into b, बेस तो 2 ही रहेगा, और ये होगा 2 टाइम्स 5 into 2 raised to x plus 1। ओके, अब ये तो कैंसिल हो गया, log 2 इधर भी log 2, तो ये अंदर वाला इक्वल हो जाएगा 2 raised to 1 minus x plus 1 इक्वल टू 2, इसको 10 लिखूं क्या डायरेक्ट? नहीं, 10 लिखने से बेटर है इसको 5 into 2 raised to x plus 1 भी लिख सकते हैं। नहीं, फाइनली हमें इसको ब्रेक ही करना पड़ेगा ना, सो 10 लिखते हैं, 10 into 2 raised to x plus 2, और 2 raised to x को अगर मैं यहाँ पे y कंसिडर करूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि क्वाड्रेटिक बन रहा है। यस, ठीक है, ब्रेक करके लिखते पहले 2/2 raised to x प्लस 1, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस, तो 2 minus 1 इधर कांस्टेंट 1 बचेगा, और इधर 10 into 2 raised to x। यस, 2 raised to x को अगर मैं y कंसिडर करूं तो ये होगा 2/y इक्वल टू 10 into y प्लस 1। ओके, 10y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बन रहे क्या श्रेया? 10y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ सर। प्लस 5 माइनस 4, यस 10y सर। स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन लिया तो 2y प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2y प्लस 1 को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक बनेगा फैक्टर 5y माइनस 2 और दूसरा बनेगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2/5 और एक आ रही है -1/2, तो -1/2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि y तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया ना, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं, और इस क्वाड्रेटिक का रूट है -1/2 एंड 2/5, यानी कि y अगर x बिलोंग्स टू r कंसीडर करें तो y बिलोंग्स टू r कंसीडर करें तो, पर हमें पता है ना y तो 2 raised to x है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये नहीं ले सकते, तो कौन सा लेंगे? 2/5 मींस 2 raised to x इक्वल टू 2/5, यानी कि x इक्वल टू log 2/5, लेकिन बेस 2। कौन सा ऑप्शन? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। log a अपॉन b log a माइनस log b, यानी कि log 2 माइनस log 5, अब log 2 होगा 1 क्योंकि बेस 2। सही ना श्रेया? ऑप्शन 4 क्या? हाँ सर। ओके, सर्वे समझ आ रहा बराबर? यस सर। ओके, हेलो आदित्य, आदित्य होमवर्क नहीं भेजा तूने? हाँ सर। क्या हुआ, होमवर्क नहीं भेजा? सर अभी देता हूँ। अब भी नहीं आदित्य, नेक्स्ट मतलब ये वीक में अगर जिसका होमवर्क नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीक से नहीं अटेंड करेगा लाइव लेक्चर। मतलब ठीक है, आपका बाकी कोई काम है उसको छोड़ो, पहले मैथ्स का पूरा होना चाहिए, और मैथ्स में भी मेरा सबसे पहले। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है ना भाई प्रिपरेशन के साथ, तो कॉम्प्रोमाइज बाकी चीजों के साथ कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते, मैथ्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यस कीर्ति, कीर्ति देखो हमने क्या किया, कंडीशन था कि दिस एंड दिस, मतलब ये तीनों एपी में है, तो मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, किया हमने, मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल। अब सम यहाँ पे मतलब जो थर्ड नंबर है ना वो 1 है,
तो 1 को लिखा मैंने log 2 बेस 2। अब ये log की एक प्रॉपर्टी है कि बेस का अगर पावर है, बेस में कुछ पावर होता है तो वो बाहर डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे वैल्यू के ऊपर पावर होता है ना तो वो न्यूमरेटर में बाहर आता है, लेकिन बेस के ऊपर पावर होता है तो वो डिनोमिनेटर में बाहर आता है। ठीक है, तो 4 को लिखा 2 पावर 2, तो डिनोमिनेटर में ये 2 आ गया, ये वाला 2, और इधर बेस में 2 बना। बाकी सब एज इट इज, इधर log का प्रॉपर्टी लगा log a प्लस log b, log a इंटू बी, मल्टीप्लाई हो रहा, बेस 2 है। ठीक है, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ, इधर log 2 कैंसिल कर सकते। कैंसिल मतलब कि अगर log बेस 2 इन log दिस इक्वल टू log दिस, इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल है। ऐसे बोल सकते हैं ना, log से log कैंसिल हो गया, तो ये अंदर की वैल्यू इक्वल हो गई। थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, और x 2 को हमने y कंसीडर किया, तो यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। सोल्व किया, y की दो वैल्यू आई, 2/5 -1/2। सो -1/2 तो नहीं ले सकते क्योंकि y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है ना, 2/5 -1/2। ओके, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? 2/5। y इक्वल टू 2/5 मतलब 2x इक्वल टू 2/5, यानी कि x इक्वल टू log बेस 2 2/5। अब देखो इसके आगे का अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। log 4 लिखा सिर्फ कहाँ पे, मतलब ये नहीं समझ आया, इससे ये कैसे बना? हाँ ना, सेकंड टर्म है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर है log 2⁻1 - x + 1 बेस 4 ना, इसको बेस की पावर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी से मैंने ये किया कि बेस में कुछ पावर होती है। जैसे 4 को लिखा मैंने 2 पावर 2, ठीक है, 2⁻2 लिखा, तो ये जो पावर में 2 है वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, तो इधर बनेगा 2/2 log बेस 2। यस, 2/2 log बेस 2। log के पहले, अच्छा ये 2, अरे ये तो मतलब अगर ABC AP में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी करते हैं ना, उसका 2 है ये, तो ये वाला नहीं क्या? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द सीक्वेंस 1 11 21 31 अप टू 100 टर्म्स एंड 31 36, मतलब यहाँ पे दो सीक्वेंस गिवन है और ये एपी में, यस एपी में सीक्वेंस गिवन है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और 100 टर्म से फर्स्ट में, 100 टर्म से सेकंड में, तो हमें लार्जेस्ट कॉमन टर्म्स फाइंड करना। ओके, फर्स्ट क्या है? 1 11 21 31 41 51 61 71, ऐसे चलता जा रहा है, टोटल 100 टर्म्स है। पता नहीं कहां तक जाएगी, मतलब पता कर सकते लेकिन जरूरत नहीं। और सेकंड डे 31 36 41 46 51 56, इस तरह से चलता जा रहा, कितनी 100 टर्म्स। ओके ओके, कॉमन क्या दिख रहा है? 31 से 31 31 36 नहीं 41, यस 41 41 51 51, तो इसमें लास्ट टर्म कौन सी होगी पता करेगा, क्योंकि लार्जेस्ट टर्म ही फाइंड करना है ना, तो लास्ट टर्म भी तो पता होनी चाहिए। इसमें लास्ट टर्म 100 टर्म कौन सी होगी? a + n - 1 इंटू डी से, n की जगह 100, a की जगह 1 और d की जगह 10, यस 10, वैल्यू पुट करो क्या मिल रहा है? a की जगह 1, n की जगह 100, 100 - 1 इज 99 और d की जगह 10, सो ये बन रहा है 991। यस रे, करेक्ट ना? और इधर a + n - 1 इंटू डी रखेंगे तो a की जगह 31, n - 1 की जगह 99 और d की जगह 5, कितना बन रहा है ये? 9 45 4 49 49 31, कितना 6, 526। यस 526, ये बन रहा 526। तो इसमें जो 100th टर्म होगी वो 526 और इसमें 100 टर्म 991। अब कॉमन की बात हो रही है
तो वो इस 526 या 526 से लेस ही हो सकती है, क्योंकि इसके आगे तो इसमें टर्म ही नहीं है, सो कॉमन तो इससे लेस ही होगी। अच्छा, एक बात आप नोटिस करोगे, हर एक टर्म में यूनिट प्लेस पे 1 है, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, तो 526 से जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 है? 521। यस, ऑप्शन 4 करेक्ट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब इस तरह का ही सीक्वेंस है कि डायरेक्टली आंसर आएगा। सही ना श्रेया? 521 आंसर। हाँ सर। श्रेया, अगर इस तरह से हमें नहीं दिखता, जैसे अभी तो यूनिट प्लेस पे 1 है इसलिए डायरेक्टली कर लिया, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे करते? इक्वेशन क्या था हमने पता है? सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि 526 है, तो सर हम पहले फिर नीचे वाले का ही निकाल के फिर बस वो ऊपर वाले में पुट कर दे, ऊपर वाले की मैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ हाँ, मतलब वो निकालने की जरूरत ही नहीं सिर्फ, लेकिन वो पता नहीं था ना, वो तो ये निकालने के बाद पता चला कि हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत पड़ती। अरे नहीं, ऊपर वाले की भी निकालनी पड़ती ना, मतलब इसमें लेस कौन सा है क्या पता, ये 421 ही आ रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, फिर हम सर पर 520। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखे तो सर पता चल जाता है ना हाँ कि अगर वो 10 का इतना डिफरेंस सोचे तो तो आगे हो ही सकता होगा। है, यस वो हो सकता है इतना देखे तो, लेकिन ठीक है एक बार, क्योंकि यार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छी बात है कि आप अगर डायरेक्टली कर रहे हो, ऐसे पता चल रहा है तो ठीक है, कर सकते हैं। यस आदित्य, अगर ऐसे नहीं होता, मान लो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 नहीं कुछ और होता, जैसे 7 का डिफरेंस होगा, अभी तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है इसलिए बहुत इजीली हो गया। अगर 7 का डिफरेंस होता तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस ऐसे डायरेक्टली दिखती नहीं, वो जिस तरह से यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, वैसे 7 के केस में नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, मतलब कैसे करते क्वेश्चन को, लार्जेस्ट कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड करते? सर फिर ये वाला जो मैक्स आता है सर उसको डिवाइड करके फिर रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देने का, तो सर 7 से डिविजिबल हम लोग को मिल जाएगा। क्या मतलब 991 अपॉन 521? नहीं नहीं सर वैसे नहीं। तो यस सर्वेश, सर हम हाँ हाँ बताओ। की वैल्यू है जो 7 से भी डिविजिबल है और सॉरी सर, और ये नीचे वाले एपी के भी कॉमन डिफरेंस से डिविजिबल है, तो सर मतलब वो हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, सर मतलब अगर नीचे वाले एपी अगर हम सेम रखें और ऊपर वाले में से 7 का डिफरेंस हो, तो सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा फिर? 526 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 7 से डिविजिबल है, प्लस सर उसमें हम ए को ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि हम 7 से स्टार्ट नहीं कर रहे ना सर, तो 31 माइनस 7 करके फिर उसको हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब वो 7 का अगर टेबल आगे बढ़ रहा है तो सर वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है ना, हाँ ऐसा हम ठीक बोल है, सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लॉजिक ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आदित्य उसमें ज्यादा टाइम जाने वाला, पता है क्यों? क्योंकि हमें इससे जस्ट पहले वाली टर्म ना कितनी सारी देखनी पड़ सकती है। भाई ऐसा भी तो पॉसिबल हो ना कि ये 526 है तो इसके जस्ट पहले वाली कौन सी टर्म है, वो आप कैसे पता करोगे? n-1 की जगह n-2 पुट करके देखोगे, मतलब 98 पुट करके देखोगे, फिर 97, फिर 96, फिर 95, 94, मतलब वर्स्ट केस में ये 90, बहुत सारी वैल्यूज हमें चेक करनी पड़ सकती है, तो वो मेथड अच्छा नहीं है कि 7 से कौन सी डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 7 से डिविजिबल कौन सी है ये वाली देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। नहीं वो अच्छा मेथड नहीं है। मैंने एक तरीका बताया था आपको क्वेश्चन, मतलब जब कर रहे थे हम, तो ये क्वेश्चन क्या था इसका, सोम याद है क्या तुम्हें? हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले देखो कि कौन सी सीक्वेंस बन रही है जो कॉमन होगी। यस, सार्थकी ने सही बताया। Tn 526 कंसिडर करना और कॉमन टर्म्स एपी में लेना, मतलब कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है इसमें। सपोज इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम, ठीक है लॉजिक से नहीं करें, प्रॉपर मेथड से करें,
तो ये प्रॉपर सीक्वेंस जो बन रहा है ना कॉमन टर्म्स का, वो 31, 41, 51, 61 इस तरह से बनता जा रहा है। ओके, और इसमें Tn लेना 526, मतलब सीक्वेंस ही है। सो Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n फाइंड कर रहे हैं। सो Tn की जगह 526 और a की जगह 31, n तो हमें फाइंड करना है, d की जगह 10। सो 526 माइनस 31 इज 495 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है n माइनस वन इक्वल टू 49.5, यानी कि n इक्वल टू 50.5, n इक्वल टू 50.5, मतलब 526 इज 50.5 टर्म। लेकिन पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर इस कॉमन नंबर्स के सीक्वेंस में नहीं 526, तो इसके जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, 50th वाला टर्म, यानी कि n इक्वल टू 50 लार्जेस्ट कॉमन टर्म्स होगा। अब n इक्वल टू 50 पे एक्चुअल में टर्म्स है कौन सा, टर्म है कौन सा, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि 31 प्लस 490 विच इज इक्वल टू 521। श्रेया समझा बराबर? हाँ सर। क्या श्रेया आज आवाज थोड़ी चेंज है, उदास उदास ऐसा लग रहा है। नहीं सर। हाँ, हेलो सर्वेश। यस सर। हाँ देख, सर्वेश की एकदम बिंदास आवाज है। खुश रहो लाइफ में बस, और क्या, मेरी तरह। फिफ्थ क्वेश्चन, in any FP, if sum of first 6 terms is 5 times the sum of next 6 terms, then which term is 0? अच्छा, ये किस टाइप की एपी है पता है? ये इस टाइप की एपी है जिसमें डी नेगेटिव है। पता है क्यों? क्योंकि डी नेगेटिव है तभी तो स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म का सम बाकी की 6 टर्म के सम के इक्वल है। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब एपी डिक्रीज हो रही है, एक टाइम बाद में 0 आ रहा है और फिर इंक्रीज हो रही है, तो स्टार्टिंग की 5 टर्म्स बाकी की 5 टर्म्स के इक्वल है। मतलब जरूरी नहीं कि बीच में 0 आ रहा है, लेकिन कहीं तो 0 आ रहा है बीच में, एकदम मिड में आ रहा है ये जरूरी नहीं। ऑब्वियसली एकदम मिड में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर जो सम बनेगा वो तो नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा है कि बीच में कहीं तो सम आ रहा है, बीच में कहीं तो 0 आ रहा है। इस तरह की ये एपी है। बट ठीक है, अपना क्वेश्चन कुछ अलग है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। ये एपी में है, इसलिए फर्स्ट टर्म को अगर मैं a कंसिडर करूं तो हम फाइंड कर सकते हैं ना सम कितना होगा, 5/2। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है। सो ये होगा a प्लस a5। यस, लेकिन a5 की टर्म में कंसीडर करने से बेटर रहेगा d के फॉर्म में करें। ओके, फर्स्ट टर्म a लिया ना हमने, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d। ठीक है, यहाँ पर 5 टर्म्स ही थी इसलिए ऐसे लिख दिया। सिक्स टर्म्स गिवन है, क्या मतलब? नहीं कीर्ति, हम देखो क्या फाइंड करना, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इस, अरे 6 टर्म्स है क्या? हाँ ठीक है, ओके 6 टर्म्स है। तो ये हुआ 6a प्लस d 2d 3d, मतलब फर्स्ट n नंबर के सम से फाइंड कर सकते हैं ना। ओ भाई क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? ओके, अगर फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म इज a,
कॉमन डिफरेंस डी है, तो स्टार्टिंग की 6 टर्म्स का सम होगा 6/2 2a प्लस 5 इंटू डी। सही ना श्रेया? मतलब इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 2a प्लस 5d। ओके हाँ सर। ओके। नेक्स्ट 6 टर्म्स कौन सी होगी? a6 से स्टार्ट होगी, a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस, रियली a7 प्लस a8 प्लस कहां तक? a12 तक। सर मुझे बता सकते हो इसमें टर्म्स तो 6 है, मतलब n की जगह तो 6 आएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या आएगा? a7 मतलब a प्लस 6d, नहीं क्या? हाँ सर। इन प्लस 5 इंटू डी, राइट? कितना बन रहा? 3 2a प्लस 12d प्लस 5d, यानी कि 2a प्लस 17d। ओके, ये स्टार्टिंग की 6 टर्म है, ये लास्ट की 6 टर्म्स है। सो इक्वेट करते e 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 3 2a प्लस 17d। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2a से 2a भी कैंसिल हो गया। हाँ क्या? ओ sum of first 6 terms is 5 times the sum of next 6 terms, 5 times of next 6 terms। ओके, ये बन रहा 3 2a प्लस 12 प्लस 5 17d। ओके, ये फर्स्ट 6 टर्म्स, ये लास्ट के 6 टर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ऑफ 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, 5 टाइम्स ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, इधर बन रहा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 10a प्लस 35d। मतलब 2 राइट हैंड साइड में गया तो 8a, 5 राइट हैंड साइड में गया तो प्लस 30d इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से कौन सी टर्म 0 है? कौन सी टर्म 0 है? 8 कॉमन नहीं आ रहा ना? सर वहाँ पे 85 है। हाँ सर, 5 into 17। यस यस 85d। सो 8a प्लस 80d इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन आके 0 में चला गया तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 0। मतलब कौन सी 11th टर्म? यस, ऑप्शन हाँ 2 सर। करेक्ट। ओके, अच्छा इसके बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। 10th हुआ क्या श्रेया? हाँ सर। सर ये नहीं हुआ मेरा। सर नहीं हुआ मेरा भी। ओके ओके। a1 a2 a3 आर इन AP, मतलब ऐसे चलता जा रहा है a1 a2 a3 a4 a5। देन AP AQ AR आर इन AP इफ PQR आर इन। ठीक है, हम एक AP कंसिडर करते हैं सर्विस। सपोज वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से चलता जा रहा है ना। ओके, ये एक AP है a1 a2 a3 इस तरह से। और AP AQ AR का मतलब P की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे होगी तो वो वैल्यू आएगी a1 a2 a3 a4। और ये AP में, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे AP में टर्म्स ले रहा हूँ 2 फिर 8, कॉमन डिफरेंस कितना दोनों का? 6, तो इसमें प्लस 6 करेंगे तो 14 आएगा, फिर और प्लस 6 करेंगे तो 20 आएगा ऐसे। अब इसमें P का वैल्यू कितना है? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a4 है, ये कौन सी है? a7, यस a7, और ये कौन सी? a10। P इक्वल टू कितना? 1, Q इक्वल टू कितना? 4, R इक्वल टू कितना? 7, S इक्वल टू कितना? 10। क्या लग रहा है PQRS किसमें? अच्छा सिर्फ PQR ही लेना है क्या? ठीक है, इन जनरल PQRS तक अगर हम लें तो ये AP में, मतलब अगर a1 a2 a3 इस तरह से एक सीक्वेंस AP में, तो AP AQ AR AS AT ये भी AP में होंगे। कब? जब PQR AP में होंगे।
सर मतलब हम पहले वाले एपी में से कोई भी रैंडम टर्म्स उठा रहे हैं। हाँ कोई भी उठा सकते, कोई भी रैंडम। अच्छा समझा क्या तुझे? हाँ सर समझा। सर्विस क्लियर ना? यस सर समझा। ओके वो भी स्टेटस देखता है ना, मैं बोलती देखते कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत बड़ा। अरे तेरे बेटे का पापा के स्टेटस पे बहुत सारा है। ओ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर इफ अल्फा बीटा स्क्वायर आर द सर पर रूट्स ऑफ ये इसका आंसर क्या है फिर? किसका? 10th का हम्म एपी। सर पर अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले जिसमें एपी ना हो तो नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फिर, मतलब कि पर ध्यान एग्जांपल रखना, दूसरा आ सकता है। अगर एपी ए क्यू ए आर एपी में है तो पी क्यू आर एपी में होगा। अगर एपी ए क्यू ए आर जीपी में है तो पी क्यू आर जीपी में होगा। अगर ये एचपी में है तो एचपी में। ठीक है, एचपी तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये एपी ए क्यू ए आर एपी में है तो पी क्यू आर एपी में होगा। तो इसका रीजन है ना ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है, हम सेम इंटरवल का टर्म्स ले रहे हैं। मतलब अगर मैंने A1 लिया फिर A4 लिया तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3 है ना, तो नेक्स्ट A7 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब 147, क्योंकि ये अगर कॉन्जुगेट एक सेम गैप के बाद ऐसे टर्म्स लेते हैं और वो एपी में, तो जिस पोजीशन पे टर्म है यानी कि A1 मतलब 1 4 7 ये भी एपी में होगा। फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेवंथ टर्म। नहीं क्या सही ना श्रेया? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये जीपी में है तो ये भी टर्म्स जीपी में होंगे, ऐसा है। मतलब पोजीशन अगर जीपी में है तो टर्म्स भी जीपी में होगा। ओके 11th क्वेश्चन, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर इफ अल्फा बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है? क्वेश्चन में गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी? ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आर इफ आर बाई 8 इज अर्थमेटिक मीन यानी कि ए एम ऑफ पी क्यू, मतलब पी एन क्यू, यानी कि आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि r बाई 8 पी क्यू का अर्थमेटिक मीन होगा। और पी क्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? x के कोफिशिएंट्स माइनस x के कोफिशिएंट। एक्चुअली कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको भाई? एक तो ये तरीका, मतलब दो तरीके क्वेश्चन को करने का। एक प्रॉपर मेथड ये हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करो, तो वहां से एक रिलेशन मिलेगा अल्फा में। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें, ऊपर वाले में बीटा स्क्वायर की वैल्यू, नीचे वाले में बीटा की वैल्यू, तो बीटा में एक रिलेशन मिलेगा। तो वहां से पी एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू मतलब कि पी एन क्यू का एक रिलेशन आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा में वैल्यू, अल्फा बीटा में ये इक्वेशन आएगी, अल्फा में दो इक्वेशन, बीटा में दो इक्वेशन, पी एन क्यू के फॉर्म में, तो पी एन क्यू का एक रिलेशन आएगा। और लास्ट में रिलेशन कौन सा आएगा? एक्चुअल में एक नंबर के फॉर्म आएगा, मतलब पी प्लस क्यू इक्वल टू एग्जैक्ट एक रियल नंबर आएगा। जब पी प्लस क्यू इस तरह का नंबर आ गया तो हम पता कर सकते हैं आर बाई 8 क्या होगा, क्योंकि आर बाई 8 अगर पी एंड क्यू का अर्थमेटिक मीन बन रहा है, इसका मतलब पी प्लस क्यू बाई 2 शुड बी इक्वल टू आर बाई 8। जब पी प्लस क्यू आ गया तो आर बाई 8 भी मिल जाएगा, और आर बाई 8 मिल गया तो आर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका, पर वो थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में, वहां से दो रिलेशन निकालेंगे, फिर पी एन क्यू में रिलेशन आएगा, तो थोड़ा टफ जाएगा। बेटर है क्योंकि कॉमन जैसे ही रूट है, इधर अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, बीटा है, तो हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं ना कि पी एंड क्यू में क्या रिलेशन आएगा। मतलब पहले अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन। ठीक है, कैसे देखो, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट सेम है, और कितना है? नहीं सेम नहीं है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 8। अब यहां से अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसको इसमें पुट करो। सो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 8, मतलब 1 अपॉन बीटा रेज टू 4 इंटू बीटा, बीटा अपॉन बीटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 8, मीन्स 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू 8। इसका मतलब बीटा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इज अल्फा बाई 4, यानी कि अल्फा इक्वल टू 4। क्या सर है? सही ना? हाँ सर। अल्फा का वैल्यू 4 आया और बीटा का वैल्यू 1/2 आया।
अब इससे होगा क्या, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि इससे पी एन क्यू में रिलेशन मिलेगा। यस रे, क्या लिखूं, पी एन क्यू में कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? सर डायरेक्टली पी और क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल्स प्लस टू बीटा यस, पी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पी प्लस क्यू इक्वल टू, पी का वैल्यू आएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से क्यू का वैल्यू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी, 4, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, इधर वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 1/4 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 1/2, कितनी वैल्यू आ रही है, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज 3/4, यानी कि ये बन रहा है 83/4। ओके, अब r/8 अर्थमेटिक मीन है पी एन क्यू का, इसका मतलब r/8 इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 होना चाहिए, यानी कि r इक्वल टू 4 इंटू पी प्लस क्यू होना चाहिए, तो r इक्वल टू 83। क्या श्रेय, सही है क्या? हाँ सर। ओके, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हुआ क्या? हाँ सर। अच्छा 14 हुआ क्या, सर्विस हाँ सर हुआ। हाँ सर हुआ है। कैसे क्या, बताओ ना एक बार। एसपी दिया है ना, एसपी इक्वल्स टू 0, पी टर्म्स है ना, तो एसपी फाइंड करने का। ओके, फर्स्ट उसके टर्म बाद से- ए गिवन है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है ना, हाँ सर। ए को कोई 1 कंसीडर कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, अगर करना है तो। सर सर ए कंसीडर किया, बड़ा आ गया पर आ गया आंसर। अच्छा ठीक है, मैं ए को 1 कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म 1, क्योंकि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर ए की जगह 1 पुट करेंगे ना तो ऑप्शन मैच होगा, 2 सेम ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो ए को 1 कंसीडर कर लेना इजी कैलकुलेशन के लिए। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स किसमें, एपी में ना, सो p बाई 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, this is equal to 0 and sum of next q terms है इसलिए q by 2, नेक्स्ट q टर्म्स की बात हो रही है, मतलब स्टार्टिंग की p टर्म्स के बाद नेक्स्ट टर्म्स, मतलब जो नेक्स्ट की q टर्म्स का फर्स्ट टर्म होगा ना वो p प्लस 1 होगा। क्या सर ऐसा ही ना? हाँ सर। इसका मतलब 2p प्लस 1 प्लस इधर क्या लिखूं, q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो ये पी एंड क्यू के फॉर्म में आ सकता है, ए के फॉर्म में भी आ सकता है, हालांकि ये हमने हटा दिया, ये पी एंड क्यू के फॉर्म में आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में डेटा दिया पी टर्म क्यू टर्म, तो उस अकॉर्डिंग वैल्यू आ सकती है, लेकिन डी को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, ये हमें पता नहीं डी क्या है। डी की वैल्यू कहां से आएगी, फर्स्ट रिलेशन से। हाँ सर, ये तो जीरो उससे में चला डी की जाएगा, वैल्यू फाइंड करके हाँ क्यूब में डालने का। यस, यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करो और इधर इसमें डाल दो, सिंप्लीफाई करो, ऑप्शन मैच होगा। श्रेय ऐसे ही किया ना, या तुम्हारे पास और कोई तरीका है? नहीं सर, ऐसे ही किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज even, the sum of the odd terms is 24 and the even terms is 30, then the last term exceed by the first term 10/2, then what is the number of terms in the series? ये हुआ क्या सर? नहीं सर, ये नहीं हुआ। सर ये मेरा भी नहीं सर हुआ। ये नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज even, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स even है। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम नंबर ऑफ टर्म्स 2n कंसीडर कर लेते हैं, जैसे n कंसीडर करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 2n कंसीडर करेंगे ना तो कंपैरेटिवली जल्दी होगा और इजीली होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि 2n टर्म्स है तो इवन कौन सी ऑड कौन सी, क्योंकि आगे इवन ऑड की भी बात हो रही है कि ऑड नंबर का सम 24 है, इवन नंबर का सम 30 है, इस तरह से। अब इस तरह की क्वेश्चन में ना हम डायरेक्टली कंसीडर करके नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा हमें गिवन है वो रियल नंबर में ही है, 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस तरह से सोचना एग्जैक्ट एपी कि ऑड नंबर का सम 24, मतलब ऑड टर्म्स का सम 24, इवन टर्म्स का सम 30 और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में रिलेशन 10/2, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है।
मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे कि 10/2 नहीं है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 10/2 क्यों देंगे, 10/2 की जगह 5 दे सकते थे ना। कोई कंफर्म करेगा क्या यहाँ पे क्या है? 10/2 तो नहीं है। कीर्ति क्या है फिर? अच्छा सर, ये आंसर नहीं आया होगा ना इसका, या फिर क्वेश्चन समझ ही नहीं आया? ट्राई किया पर आंसर नहीं आया। हाँ, आंसर शायद नहीं आएगा क्योंकि 10/2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसको 5 लेके ही कंसिडर, 5 लेके ही सोल्व करते हैं। जो भी आंसर आएगा देखते हैं। ये ऑप्शन तो मैच नहीं होने वाले। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे एपी A1 A2 ओके। कीर्ति बोल रही है ये ऐसा है 10 of 1/2 ऐसा, ठीक है हाँ ये सर, लेके करते हैं। 21/2। अच्छा 21/2 ठीक है। हाँ 10 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये जा रहा है A2n तक, A2n तक, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, यानी कि A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस, सर इसमें लास्ट टर्म क्या आएगी बता सकती हूँ? 2n - 1। यस 2n - 1 A2n - 1। अथर समझ आ रहा है ना A2n - 1 कैसे है? नहीं क्या? नहीं सर, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना, हमने 2n कंसीडर किया, समझा Even समझा है, समझा समझा। तो ऑड वाली सर कौन सी ऊपर का होगी? इवन और नीचे का ऑड। हाँ, तो A2n - 1 और इसका सम क्वेश्चन में है 24। अब सम एक्चुअल में फाइंड करते हैं, अगर मैं फर्स्ट टर्म को A कंसीडर करूं, कॉमन डिफरेंस D कंसीडर करूं, A एंड D का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा गिवन है हमें, सो A एंड D कंसीडर कर लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे A D N, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, मतलब n फाइंड करना। अगर देखा जाए तो टोटल 3 अननोन है क्वेश्चन में A D N, और ये तीनों अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में 3 डेटा भी तो गिवन है ना, 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, कर सकते हैं आराम से, कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म अगर A कंसीडर करूं तो 2n - 1 टर्म्स का सम कितना होगा? 2n - 1 अपॉन नहीं लास्ट टर्म 2n - 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? क्या सर यार, n टर्म्स नहीं हुई क्या? हाँ सर, एंटर। हाँ, क्योंकि 2n टर्म्स कंसीडर किया ना हमने, तो n टर्म्स उसमें ऑड होगी, n टर्म्स इवन होगी, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है। अतर समझ आ रहा है ना? ऑड टर्म्स n होगी, क्या कीर्ति? आ रहा है समझ? थोड़ा थोड़ा नहीं सर, आ रहा है। ओके, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 24। n - 1 इंटू 2d एक्चुअली। अच्छा ठीक है, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो फर्स्ट टर्म a है, थर्ड टर्म कौन सी होगी? a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? a प्लस 4d। इस तरह से ये चलता रहेगा ना, और लास्ट में कौन सी टर्म होगी? a प्लस 2n - 2 इंटू d। यस, क्योंकि a 5 है ना तो a प्लस 4d कर रहे हैं, a 3 है ना तो a प्लस 2d कर रहे हैं, वैसे ही a 2n - 1 है ना तो a प्लस 2n - 2 इंटू d कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 24। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हुआ d का, क्योंकि इस सीक्वेंस का हमने कॉमन डिफरेंस d कंसिडर किया है, तो ऑड टर्म्स का कितना हो जाएगा? 2d। सो n/2 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n 1 इंटू 2d इज इक्वल टू 24। सही ना सर? हाँ सर। ओके, 2 कॉमन आके इससे कैंसिल हो गया, तो बना n a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 24। ठीक है, एक रिलेशन यहां से मिला।
किस डेटा से? इस डेटा से कि भाई इस एपी में ऑड टर्म्स का सम 24 है, ठीक है। अब इवन टर्म्स का सम 30 है। देखो इवन टर्म्स कौन कौन सी होगी, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस कहां तक चलता जा रहा है, लास्ट टर्म होगी A2n। यस, A2n लास्ट टर्म। A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी। A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D। A6 का मतलब क्या है, A प्लस 5D। इस तरह से चलता जा रहा है। और लास्ट में A2n का मतलब क्या है, A2n का मतलब होगा A प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इसमें A प्लस डी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही, n ऑड है, n इवन है। सो n बाई 2 टाइम्स A प्लस डी प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 इंटू डी कितना, वही 2d होगा, इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है ये 30। क्या श्रेया, सही लिखा क्या मैंने? हाँ सर। ओके, यहां से भी 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया इससे, तो ये बना n A प्लस डी प्लस डी, मुझे लग रहा है डी भी कैंसिल हो जाएगा। डी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन रहा है एन डी माइनस डी इक्वल टू 30। डी से डी कैंसिल हो गया, सो ए प्लस एन डी इंटू एन इक्वल टू 30, मतलब n इंटू ए प्लस एन डी इज इक्वल टू 30। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 21/2। लास्ट टर्म एक्सीड मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी, A2n एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 21/2, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर 21/2 ऐड करूं तो वो लास्ट टर्म बन जाएगी। लास्ट टर्म होगा क्या, इसमें भी A एंड D में एक रिलेशन फाइंड करें। सो फर्स्ट टर्म तो A प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म तो यही होगा। फर्स्ट टर्म क्या, A प्लस 21/2, ए से कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल रहा है 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 21/2। ये अपना थर्ड रिलेशन। इन तीनों से अभी n का वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इधर है ना ये n के फॉर्म में, तो इन दोनों को सोल्व करके मैं d का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ और वो इसमें पुट करूंगा तो n का वैल्यू आ जाएगा। भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहां से n का वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो ये a d n तीनों अननोन में, लेकिन ये सिर्फ n एंड d में है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले दोनों को सोल्व करते हैं, d का वैल्यू फाइंड करते हैं और थर्ड में पुट करते हैं। क्या श्रेया, सही आइडिया है? हाँ सर। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या लगता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, स्टार्टिंग की दोनों टर्म तीनों अननोन में है, तो इजी नहीं है इसको करना। डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर a से a कैंसिल नहीं होगा, इधर कितना एन डी है, इधर भी एन डी है, इधर एन है। अरे हाँ, ये इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूँ, ये 2 कंसीडर कर रहा हूँ, ये 3 कंसीडर कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 करते हैं। 1 माइनस 2 कर रहे हैं, ये बन रहा है एन ए प्लस एन अंदर मल्टीप्लाई होगा डी अंदर, पहले डी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एन को साइड में रखते हैं, पहले डी को मल्टीप्लाई करते हैं इधर ही, ये होगा ए प्लस एन डी माइनस डी। अब n को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इधर, तो ये होगा एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन, माइनस सेकेंड इक्वेशन में इधर क्या हो रहा है, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी इक्वल टू 30। सो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी इक्वल टू, इधर है 24 और इधर है 30। सो एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर डी से एन स्क्वायर डी कैंसिल हो गया, तो इधर बना है एन डी। एन डी इक्वल टू 24 माइनस 30 कितना, -6, यानी कि d इक्वल टू -6/n। और ये d का वैल्यू इधर इस थर्ड में पुट करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। नहीं कैसे रहेगा, हाँ सर। समझ आया बराबर? सर्वेश, हाँ सर। अथर्व, कीर्ति, हाँ सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे ना लकीली अपने पास स्टार्टिंग की जो 2 इक्वेशन थी वो 3 अननोन में थी, लेकिन फिर भी डायरेक्टली सोल्व हो गया इन दोनों को सोल्व करने से। अभी ऐसा हो सकता था कि हमें तीनों को आपस में सोल्व करके डी का वैल्यू, एन का वैल्यू, ए का वैल्यू एक साथ फाइंड करना होता है, ऐसा पॉसिबल था, लेकिन ये जल्दी हो गया क्योंकि यहाँ पे एन डी वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, एन स्क्वायर डी वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। सो ए चला गया, एन ए भी कैंसिल हो गया,
मतलब अदरवाइज हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सपोज एक अननोन को अगर रिमूव करना होता है, एक अननोन को किसको, ए को, अगर यहाँ पे ए का कोफिशिएंट n नहीं होता, इधर भी ए का कोफिशिएंट n नहीं होता, तो फिर ए के कोफिशिएंट को सेम करते, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और फिर सब्ट्रैक्ट करते तो कैंसिल होता है। श्रेया समझा ना? हाँ सर। ओके, देखो कीर्ति हमने क्या किया है, यहां तक समझ आया ना, ये तीन इक्वेशन जहां तक फाइंड की, इधर फिर अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, ताकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट दिखेगा कि क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं कैंसिल हो रहा है। फिर 1 - 2 किया तो n से n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर डी से n स्क्वायर डी कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिल रहा है -nd इक्वल टू -6। ओके, -nd इक्वल टू -6, यानी कि d इक्वल टू 6/n, और ये d का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ABCD are in GP, then b minus c whole square plus c minus a whole square plus d minus b whole square is equal to। श्रेय ये क्वेश्चन हुआ क्या? हाँ सर हुआ। कैसे किया? सर वो जीपी में है ना, तो हाँ। वहां से रिलेशंस मिलते हैं, वो यूज करने। ओके, ए बाय इससे बी बेटर A ऑप्शन को ये भी तो हो बी सकता बाय है। बी। हाँ बोलो। A को A कंसीडर किया मैंने, ए B is कंसीडर equal किया, to बी को AR, AR, सी को AR स्क्वायर AR और स्क्वायर, डी को AR क्यूब। ओके ओके, नहीं मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो कोई गलत है क्या? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू 8, वैल्यू पुट करो, ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है। नहीं क्या क्या सर है, सही है ना? हाँ सर। अथर नहीं कर सकता क्या ऐसे? कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, let Tn be the sequence of integer in GP in which T4 is to T6 equal to 1 is to 4 and T2 plus T5 equal to 216, then what is T1? ओके, जीपी का एक सीक्वेंस है, तो ए एंड डी हमें कंसीडर करना है, दो रिलेशन गिवन है, ए एंड डी का वैल्यू आ जाएगा, तो टी1 फाइंड कर सकते हैं। हो श्रेय गया। हुआ ना 23? हाँ सर हुआ। ओके, 24, x 2y 3z are in AP, okay, where the distinct number x y z are in GP, then what is common ratio? ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कंसीडर करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि इस तरह से वैल्यू कंसीडर करना, कीर्ति का नहीं हुआ 22? ओके ओके कीर्ति, देखो ABCD जीपी में, तो या तो हम एक काम करते हैं, ए की जगह ए ही रखते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि जीपी में, इसलिए ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा और ए आर क्यूब होगा। कौन? ए बी सी डी। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा, वो किस में आएगा? ए एंड आर में आएगा, उसको वापस से ए बी सी डी में वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन मैच होगा। कीर्ति समझ आया लॉजिक कैसे कर रहा हूँ भाई? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये हमने ए बी सी डी कंसिडर किया है, इधर वैल्यू पुट करो किसकी? ए बी सी डी की, इस फॉर्म में, तो ये रिलेशन किस में आएगा? क्योंकि ये वैल्यू पुट करे तो ए आर में रिलेशन आएगा। अब ए आर में जो भी रिलेशन आ रहा वापस से उसको ए डी में सब्स्टिट्यूट करो। ओके ओके, या फिर एक अपने पास ब्रह्मास्त्र है कि आप डायरेक्टली कुछ वैल्यू कंसीडर करो, सपोज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू 8, और मैंने वैल्यू पुट किया है, लेकिन गारंटी नहीं है कि इस तरह से वैल्यू कंसीडर करने पे आंसर आएगा, क्योंकि हो सकता है दो ऑप्शन मैच हो रहे, अगर दो ऑप्शन मैच हो रहे तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन है, फिर हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। ओके, सो होपफुली होना चाहिए इससे, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, ठीक है, फर्स्ट मेथड से करते हैं, कोई दिक्कत। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये ए बी सी एंड डी है, ठीक है। बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर। सो बी माइनस सी कितना? ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करना, प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए आर क्यूब माइनस ए आर होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से a कॉमन आया तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, तो सब टर्म से ए स्क्वायर आ गया बाहर। यहाँ से आर भी कॉमन आ रहा है तो इसको ले लिया आर स्क्वायर तो बाहर। नहीं, अगर बाहर नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही है वैसे भी बाद में। मतलब पूरा इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक ही टर्म के फॉर्म में बनाना, एक ही टर्म में बनाना। हाँ ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना रहेगा, वो बना सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो अंदर करना पड़ेगा। सो एक बार लिया, इधर बन रहा आर माइनस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 4 माइनस 2 आर क्यूब, प्लस इधर बनेगा आर एस टू 4 प्लस 1 माइनस 2 आर स्क्वायर, इधर बनेगा आर एस टू 6 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एस टू 4। क्या सर है, सही ना? हाँ सर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है ना, तो यहां से 1 माइनस आर में कॉमन ले सकता हूं। यस ठीक है, ए स्क्वायर तो कॉमन आया, यहाँ से आर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा और 1 माइनस आर बचेगा, होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आर कॉमन आया तो आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या करें, आर माइनस 1 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि आर माइनस 1 फैक्टर बनेगा ना सबका। सो ए स्क्वायर आर माइनस 1 या 1 माइनस आर, सो 1 माइनस आर या आर माइनस 1 ऐसे कॉमन लिया आर माइनस 1, तो अंदर इधर क्या बच रहा, आर माइनस 1 बार आ गया तो इधर बन रहा माइनस ऑफ 1 माइनस आर, क्योंकि इसको 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर लिख सकता हूँ, या फिर 1 माइनस आर होल स्क्वायर को आर माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा तो इधर आर माइनस 1 बचा, प्लस इधर आर माइनस 1 आर प्लस 1 किया, आर माइनस 1 आर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर हो रहा है, एक आर बार आ गया तो इधर बन रहा आर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आर माइनस 1। मतलब ब्रैकेट ओपन तो करना ही पड़ेगा हमें क्योंकि डायरेक्टली सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा। मैं ये सोच रहा था कि अगर कुछ कॉमन लेने से डायरेक्टली अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं डायरेक्टली। सो आर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 4 माइनस 2 आर क्यूब प्लस आर एस टू 4 प्लस 1 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 6 माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एस टू 4। ओके, ए स्क्वायर तो बार, इधर आर एस टू 4 इस माइनस 2 आर एस टू 4 से कैंसिल आउट हो गया और माइनस 2 आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ओके, बहुत सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आर एस टू 6 माइनस 2 आर क्यूब 1, बस 1 ही बचा प्लस 1, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर, दिस इज आर क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर, ए अंदर जाएगा तो ये बनेगा ए आर क्यूब माइनस ए होल स्क्वायर। ए आर क्यूब कितना, ए आर क्यूब हमने कंसीडर किया था डी को, सो दिस इज डी माइनस ए होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए माइनस डी होल स्क्वायर या डी माइनस ए होल स्क्वायर। ओके कीर्ति, हुआ ना? तो यहाँ पे 2 बार क्यों रफ करना पड़ा, क्योंकि इधर से 1 माइनस आर या आर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन आर माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर पूरा टर्म कैंसिल नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लगा था कि पूरा टर्म कैंसिल हो सकता है क्योंकि इधर भी आर स्क्वायर का टर्म है, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब का टर्म है, लेकिन आर कॉमन आने के बाद आर स्क्वायर बन जाता है, पर वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो पूरा एक्सपेंड करके करना पड़ा, और ये सब इतने सारे टर्म्स, कितने 1 2 3 4 5 6 टर्म्स कैंसिल हो गए इसलिए इजी हो गया, अदरवाइज वही मेथड करना पड़ता। क्वेश्चन ही ऐसा है ना कि ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, अदरवाइज हमें कुछ कॉमन लेने से जल्दी हो जाता क्वेश्चन। क्या सर है, समझ आ रहा है मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ इधर? हाँ सर। भाई अगर 3 फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर बना, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो ताकि अंदर वाले कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा। अगर इस तरह से टर्म बन रहे पहले ही आप डायरेक्टली इनको ओपन कर रहे हो ना, तो सोचो कि इस तरह की इक्वेशन अगर कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो फिर कैसे सोल्व करते, डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा था तो ये काम गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ, क्वेश्चन नंबर 24 हुआ ना सर? हाँ सर हुआ। अथर्व, सर्विस, कीर्ति,
सर ये नहीं हुआ मेरा। सार्थकी हुआ ना? नहीं सर। 24 नहीं हुआ, ओके। X, 2y, 3z are in AP where the distinct number X, Y, Z are in GP. ओके ओके, X, Y, Z GP में और X, 2y and 3z AP में, तो कॉमन रेशियो जीपी का क्या है? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक्स वाई जेड हम कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब एक्स वाई जेड इस तरह से कंसीडर करना कि ये तो जीपी में और 1, 2 and 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये एपी में आ जाएगी, ये थोड़ा सा गेस करना डिफिकल्ट जाता है, तो फिर इसको तो प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। अब देखो x, 2y, 3z एपी में मतलब यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, एक्स वाई जेड जीपी में मतलब एक्स वाई जेड में यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा। अब 3 अननोन है, 2 इक्वेशन आएगी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि अननोन 3 है, इक्वेशन 2 ही है, वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स, z अपॉन वाई, इस तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सर ये समझ आ रहा? मतलब क्वेश्चन में डेटा है सफिशिएंट, और जो क्वेश्चन में डेटा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, सोल्व हो जाएगी। अच्छा श्रेया को तो अथर समझ आ रहा है ना तेरे को? हाँ सर। अब इसको सिंपल बनाने के लिए ना x की जगह हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, मतलब x की जगह 1 कंसीडर कर सकते हो, फिर y गैस नहीं कर सकते कि y एंड z को क्या कंसीडर करें कि ये एपी में होगा और ये जीपी में होगा, तो x को तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब जब x को 1 कंसीडर कर लिया तो अननोन सिर्फ 2 ही बचे, यानी कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो एग्जैक्ट y एंड z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो x इक्वल टू सपोज 1, इसका मतलब 1, 2y, 3z एपी में, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, 2y का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल है। अच्छा सर ये तुमने कौन से लॉजिक से किया, मतलब मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल या फिर डी लेके किया? सर मतलब कि जैसे x, 2y, 3z एपी में, तो एक तो अगर ये एपी में है तो एक ये होता ना कि एबीसी अगर एपी में तो मिडल का 2 टाइम्स बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, या फिर दूसरा ये रिलेशन यूज करते हैं, ए को हमने बी माइनस डी कंसिडर किया, सी को बी प्लस डी कंसिडर किया, तो इसमें से कौन सा लिया? सर मैंने जीपी को कंसिडर किया, AR स्क्वायर, और ऐसा एपी में डाला और फिर एपी का कंडीशन लगा। नहीं हाँ वही ना, एपी में क्या मतलब कौन सी कंडीशन के लिए डाला, ये करके कि ये वाला करके? यहाँ पे वैल्यू तो डालोगे ना किसकी, जैसे अपने सपोज ये टर्म्स कंसिडर किए होंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो फिर इसमें यूज किया कि इसमें यूज किया? अच्छा, पहला वाला। ओके, नीचे वाला नहीं यूज करना क्योंकि इसमें एक और अननोन आ जाएगा, मतलब ठीक है वो रिमूव कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाला किस में आ रहा है, बी एंड डी में आ रहा है, और ऊपर वाला किस में, ए बी सी में, ऊपर वाला यूज करना। तो यहाँ पे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 3z कर रहा हूँ, ओके। एक रिलेशन ये आया हमारे पास y एंड z में, कितना, 4y इक्वल टू 1 प्लस 3z। श्रेय जो तुमने किया ना उसका उल्टा कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले एपी को सोल्व कर रहा हूँ फिर जीपी को कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, सही ना? हाँ सर। अब 1 y एंड z जीपी में, इसका मतलब मिडल का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू जेड, मतलब z। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, एक काम करते हैं ना, y को अंदर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो बाहर आएगा, तो ये 16 बना इक्वल टू z, मतलब 4y स्क्वायर इक्वल टू 16z, और 4y के वैल्यू अपने पास है यहाँ पे 1 प्लस 3z इक्वल टू 16z, मतलब यहाँ से 1 प्लस 13z नहीं 1 इक्वल टू 13z आ रहा है। सर वो 1 प्लस 3z का इक्वल, तो वो 4y का लिया ना, ये 4y स्क्वायर है। ओ हाँ, 4y की जगह, मतलब 4y की जगह में ये पुट करना 1 प्लस 3z, 1 प्लस 3z और उसका स्क्वायर हो रहा है इक्वल टू 16z, ठीक है। 1 प्लस 6z प्लस 9z स्क्वायर इक्वल टू 16z, यानी कि ये बन रहा है 9z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 9z स्क्वायर माइनस 9z माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 9z z माइनस 1,
माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू 0, यानी कि एक आ रहा है जेड इक्वल टू 1 और दूसरा आ रहा है जेड इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब अगर जेड इक्वल टू 1 लूंगा तो वाई भी 1 आएगा। तो एक तो आंसर 1 है, लेकिन 1 ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये कॉमन रेशियो 1। लेकिन जेड इक्वल टू 1/9 लूंगा तो वाई इक्वल टू आएगा 1/3। सो जेड अपॉन वाई कितना, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होगा, जेड अपॉन वाई, मतलब 1/9 अपॉन, या फिर यहां से देख सकते हैं जेड अपॉन वाई इक्वल टू आएगा वाई, मतलब 1/3, ऑप्शन 2 करेक्ट। अतः समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ। सार्थकी क्लियर ना? क्वेश्चन Yes, sir. सिंपल है भाई, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दो इक्वेशन आएगी और 3 अननोन है, तो रेशियो मिल जाएगा। अगर आप x को 1 कंसिडर कर लेते हो तो एग्जैक्ट आपको y एंड z का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि फिर तो दो ही अननोन बचे। ओके सर, यह सही किया ना? हाँ sir. ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ क्या? नहीं हुआ सर। आदित्य कुछ नहीं है। अरे यार देख, दो अननोन है ना, और दो ही रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है कि ये एपी में, दूसरा क्या है ये जीपी में। दो इक्वेशन मिलेगी, सोल्व करो दोनों को, वाई एंड जेड की वैल्यू आ गई। मतलब एक्स को मैंने 1 कंसिडर किया तो एग्जैक्ट वाई एंड जेड की वैल्यू आ गई। अब कॉमन रेशियो होता है जेड अपॉन वाई, और हमें यहाँ से रिलेशन मिला था वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, यानी कि वाई इक्वल टू वाई बाई जेड। मतलब कॉमन रेशियो जेड जेड अपॉन वाई, वाई इक्वल टू जेड अपॉन वाई, मतलब कॉमन रेशियो वाई के इक्वल है। वाई का वैल्यू आया था 1/3, सो आंसर 1/3। कितना सिंपल है। ओके सर। Question number 26. If the sides of a triangle are in GP, its largest angle is twice the smallest, then the common ratio R satisfies the inequality. Okay, triangle की sides GP में, मान लेते ABC है sides, इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल टू AC, एक रिलेशन यहां से मिला। If its largest angle is twice the smallest, ओके तो बेटर ये रहेगा कि इसको हम बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब एबीसी में नहीं कंसिडर करें, ए आर स्क्वायर में कंसिडर करें, या फिर ए बाई आर ए आर के फॉर्म में कंसिडर करें। कैसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं ए आर स्क्वायर या ए बाई आर ए आर के फॉर्म में कंसिडर करूं, तो लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। मान लेते लार्जेस्ट ए आर है, ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई भी कंसिडर कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं कि ए आर ग्रेटेस्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बाई आर। ठीक है सर, सही ना? तो कॉमन रेशियो इसमें से किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? अब इनइक्वालिटी का केस आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए यस साइन रूल यूज लेंगे हम। साइन रूल ट्रिगोनोमेट्री में देखा, साइन रूल ट्रिगोनोमेट्री हो गया ना श्रेया? पता है साइन हाँ रूल सर। क्या? क्या है साइन रूल? साइन रूल किसी ट्राइंगल के एंगल एंड साइड्स के बीच का रिलेशन है, मतलब सारे साइड सारे एंगल के बीच का। सो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू लेमड़ा, मतलब ये 2r के इक्वल होता है, या 1/2r। लेमड़ा मान लेते हैं, लेमड़ा के इक्वल साइन रूल। सर ये कुछ समझ आ रहा है क्या? सर ये रूल नहीं पता है। नहीं पता? नहीं सर, ट्रिगोनोमेट्री में नहीं देखा? नहीं देखा। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन सर रूल। देखा है ये, सुना है साइन रूल। अरे ये 12th में, 11th में नहीं है। सर पर धीरज सर ने बताया था एक बार साइन रूल फिजिक्स में। ये 12th में है, 11th में नहीं।
ओके 12th में हम प्रूव भी करेंगे ये क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। श्रेया अगर ये साइड का लेंथ ए है और ये इसके अपोजिट एंगल कैपिटल है, अगर इस साइड का लेंथ बी है और इसके अपोजिट एंगल बी है, इस साइड का लेंथ सी है और इसके अपोजिट एंगल सी है, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए ये रूल सेटिस्फाई होता है। मतलब ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी, यानी कि साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का साइन, मतलब कि साइड ए अपॉन साइन ए, साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का साइन, साइन मतलब SINE, या फिर ऐसे नहीं बोलना होता तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल होते हैं, या फिर किसी लेमडा की वैल्यू के इक्वल होते हैं। मतलब इनका रेशियो इक्वल होता है ए साइन ए, बी साइन बी, सी साइन सी का। ठीक है, 12th में प्रूव भी करेंगे ये कैसे होता है। अभी मान सकते हो ना इसे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ महीनों के लिए, क्या सर है, या चलेगा ना। हाँ सर। ओके, तो ए का वैल्यू कितना, मतलब ये जो साइड से ABC वो AP में, जिसको हमने ये कंसीडर किया है, यानी कि A/R अपॉन साइन ए, अरे यार लार्जेस्ट एंगल इस रेशियो में ना, वेट largest angle is twice the smallest. Largest angle, suppose largest angle C है, तो largest angle is twice the smallest. देखो सर ये साइड्स है ना A/R, इसको मैं A कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली A साइड। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसलिए क्योंकि हमने GP का सेकंड टर्म A लिया है और यहाँ पे साइन रूल में ये ABC आ रहा है। तो सर ये मान के चलो ना, ये वाला A है A/R और ये A है B और ये AR है C, स्मॉल c। अब ये C ग्रेटेस्ट है तो इसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा। श्रेय सही क्या? हाँ सर। किसी ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट होता है। सो AR लार्जेस्ट कंसीडर करें, इसका मतलब C एंगल लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट का 2 टाइम्स है, मतलब A का 2 टाइम्स है। अतर समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर। ये पता चला ना C इक्वल टू 2A क्यों हुआ। ये A/R ना A एंगल के अपोजिट की साइड है, ये AB के अपोजिट की साइड है और AR C के अपोजिट की साइड है। ओके हाँ सर। ठीक है। सो A/R अपॉन साइन A, ये समझ आ रहा? A/R अपॉन साइन A, मतलब A अपॉन साइन A बोल रहे हैं ना, तो A की जगह A/R है ना, मतलब एंगल A के अपोजिट साइड A/R। अरे यार स्मॉल a की जगह यहाँ पे A/R है। ये कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइड्स ABC के फॉर्म में लिया है और हमने ये GP भी ABC के फॉर्म में लिया है। एक काम करें क्या, इस GP का फर्स्ट टर्म मैं 1 कंसीडर कर लूँ क्या? क्या श्रेया? GP का फर्स्ट टर्म 1 कंसीडर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लेते हैं GP 1/R R AR, A की जगह 1 कंसीडर कर रहे हैं तो सिंपली A/R A एंड AR, मतलब 1/R 1 एंड R। ठीक है श्रेया, कर सकता हूँ ना ऐसा? हाँ सर। सो ये है अपना स्मॉल a, स्मॉल b और ये स्मॉल c, और लार्जेस्ट में किसको कंसीडर कर रहा हूँ? C एंगल को, यानी कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है? C। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का 2 टाइम्स है। ओके अभी ये समझ आया ना? हाँ सर। ठीक है, फिर इसको हटाना पड़ेगा, मतलब ये जो हमने A/R लिखा ना, इसकी जगह 1/R करना पड़ेगा।
सो ये हो रहा 1/r, मतलब a की जगह 1/r साइन a एज इट इज इक्वल टू 1/sin b इक्वल टू c की जगह r/sin c। अब हमें जो रिलेशन गिवन है ना वो c एंड a का रिलेशन गिवन है, तो इन दोनों को लेंगे हम। इधर ये बनेगा 1/r/sin a इज इक्वल टू r/sin c की जगह 2a। ओके सर, ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ सर। सो ये हुआ 1/r, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि इधर तो बन रहा r स्क्वायर और ये sin 2a लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो sin 2a/sin a, sin 2a/sin a। sin 2a को लिख सकता हूँ 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और डिनोमिनेटर में sin a, डिनोमिनेटर में sin a इक्वल टू r स्क्वायर। तो sin a से sin a कैंसिल हो गया, यानी कि 2 cos a इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब cos का वैल्यू मतलब cos a इक्वल टू कितना, r स्क्वायर बाई 2। अब सर ये cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि r स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, नहीं क्या? हाँ सर। भाई cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब r स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। यानी कि -2 r स्क्वायर 2, इसका मतलब r स्क्वायर है इसलिए 0 रहेगा, 0 r स्क्वायर 2, तो r का वैल्यू 0 to √2, ऑप्शन 2, ठीक है। अच्छा, इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 1 और -1 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है यानी कि cos a में जो a है वो ट्राइंगल का एंगल है, और ट्राइंगल का एंगल अगर 0 होगा तो cos का वैल्यू 1 होगा, तो ट्राइंगल का एंगल कोई भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब cos का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, सो 1 को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि आंसर आएगा 0 to 0 भी इंक्लूडेड नहीं, 0 to √2। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है ना सर? सार्थकी सर पर ऑप्शन 1 भी तो ऐसे दिख रहा है ना, 0 r और √2। नहीं जी, ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 नहीं। हाँ सर। y इक्वल टू 2x क्यों? हाँ कर सकते हैं, मतलब अगर मैं स्मॉलेस्ट एंगल को y कंसीडर करूँ, लार्जेस्ट एंगल को x कंसीडर करूँ, तो लिख सकते हैं ना फिर, उसमें क्या है, पर प्रोसीजर तो यही रहेगा सेम, क्योंकि यहाँ पे साइड्स और एंगल के बीच में बात हो रही है, साइड्स और एंगल की, साइड्स एंड एंगल के रिलेशन की। साइड्स एंड एंगल के रिलेशन के लिए हम साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल ये यूज करते हैं। अब कब साइन रूल यूज करना, कब कोसाइन रूल यूज करना, कब प्रोजेक्शन रूल यूज करना, उसका भी इस फॉर्मूले में मेथड है जो हम 12th में डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे साइन रूल क्यों यूज किया है, नहीं हाँ, यहाँ पे साइन रूल क्यों यूज किया, क्योंकि साइड्स एंड एंगल में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। अभी कोसाइन रूल आता है ना तो उसमें स्क्वायर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, तो जब स्क्वायर के फॉर्म में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होता है cos c, यानी कि स्क्वायर और फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से रिलेशन चाहिए तो कोसाइन रूल यूज करते हैं। साइन रूल का यूज करना जब सिंपल हमें साइन मतलब एंगल एंड साइड्स के बीच में सिंपल रिलेशन चाहिए, इधर भी a इधर भी a, इधर भी b इधर भी b, इधर भी c इधर भी c। और लॉजिक कहां से मिला कि साइन रूल ही करना है, क्योंकि यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही थी, और इस तरह से वैल्यू चाहिए एक इंटरवल के फॉर्म में, तो इंटरवल किससे मिल सकता है, ट्रिगोनोमेट्री से, साइन कॉस से, और एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन है तो साइन रूल या फिर कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन रूल। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हुआ क्या सर? हाँ सर वो। अथर सार्थकी हुआ क्या? हुआ Yes, सर sir. ये। ओके इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन? 28 नहीं 29 30 31 32, यस 32 हुआ क्या? हाँ सर वो। हाँ सर हुआ। PQRS terms of APR in GP, then P minus Q, Q minus R, R minus S, क्या आंसर आया इसका? जीपी। जीपी आया। हाँ क्या?
हाँ एपी का पी क्यू आर और एस टर्म जीपी में, सपोज एपी कंसिडर कर रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये इस तरह से एपी है। अब इसमें पी क्यू आर एंड एस टर्म जीपी में, मतलब मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इस तरह से फाइंड करना, मतलब जो टर्म्स फाइंड कर रहा हूँ ना मैं, टर्म्स जो कंसीडर कर रहा हूँ वो जीपी में कंसीडर करना है, यानी कि ये 2 4 8 16 इस तरह से कंसीडर किया। तो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस किस में होगा? अब क्योंकि ये जीपी में हमने कंसीडर किया ना, तो ये भी जीपी में, और कॉन्जिगेटिव ऐसे जीपी के टर्म का डिफरेंस भी जीपी में रहता है, नहीं क्या? सही ना हाँ श्रेया? सर। ओके, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 हुआ क्या? 35 सर नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ है। 35 नहीं हुआ। ओके, देखने पे तो इजी लग रहा है, देखते क्या है। वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इस तरह से चलता जा रहा है, 1 प्लस एक्स रेज टू 128, और राइट हैंड साइड में समीशन ऑफ x रेज टू r वेर r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n, x रेज टू r का सम क्या है? ओके, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू 4। अच्छा, इसको इस तरह से लिखने से बेटर है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि ये कितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। so, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारे 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं एक्स की पावर में, तो इसको ऐसे लिखूँ क्या मैं, 1 प्लस एक्स होल रेज टू, नहीं होल रेज टू नहीं, 1 प्लस एक्स रेज टू 2 रेज टू 0 प्लस नहीं रे, कुछ भी यार, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ आज मैं, 1 प्लस एक्स 2 रेज टू 1, 1 प्लस एक्स 2 रेज टू 2, वैसे ही 1 प्लस एक्स 2 रेज टू 3, और इस तरह से चलता जा रहा है, और 1 प्लस एक्स 2 रेज टू 128 कितना, 2 रेज टू 7, सही ना श्रेया? क्या श्रेया, भरोसा नहीं है क्या? हाँ बोल दो बस। सर ये ऐसे कैसे लिखा, मतलब वो 2 4 6 8 ऐसा है? हाँ, किधर 2 4 6 कहाँ पे? नहीं रे, 6 नहीं है, 6 कहाँ, 6 कब होता है इसमें? +2 थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ x रेज टू 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है, तो नेक्स्ट 8 होगा ना, इंटू 2 हो रहा है, नहीं क्या? हाँ सर। समझा ना? मतलब ये 6 नहीं है, इसके बाद 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 128 ऐसे। क्या हाँ श्रेया, सर, नहीं हाँ समझा? समझा सर। और 128 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 रेज टू 7, मतलब ऐसा इसलिए लिखा ताकि अब हमें पता चलेगा ना टोटल 8 फैक्टर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में r इक्वल टू 0 टू n तक, मतलब x रेज टू 0 प्लस x रेज टू 1 प्लस x रेज टू 2 प्लस x रेज टू 3 प्लस x रेज टू कहाँ तक, x रेज टू n तक। अब सिर्फ ये क्या कर रहा हूँ, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में। ओके, पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, सो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1 प्लस 1, मतलब क्योंकि x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो सब ये 2 2 ही बनेगा, और ये कितने फैक्टर्स है, टोटल 8 फैक्टर्स है, तो ये 2 रेज टू 8 बना, इक्वल टू, और इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 है, पता है क्यों? क्योंकि x रेज टू 1 से x रेज टू n तक तो n हुई, और x रेज टू 0 भी है साथ में, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, और सब टर्म्स में 1 1 आएगा, तो ये n+1 हुआ, नहीं कैसे रहेगा? हाँ सर। तो ये हुआ n इक्वल टू 2 रेज टू 8 माइनस 1, और 2 रेज टू 8 इज 256, 256 माइनस 1 कितना, 255। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2। कीर्ति समझा क्या तुझे? सर सार्थक ने? लास्ट स्टेप वापस बताओ। अच्छा देखो, हम क्या कर रहे हैं,
x की जगह मैंने 1 पुट किया, भाई हमें n का वैल्यू फाइंड करना, तो इधर x कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह x पुट करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की जगह 1 पुट किया, अब यहाँ पे डायरेक्टली x की जगह 1 पुट कर सकते थे, तो r कुछ भी हो ये हमेशा 1 1 1 1 ही होने वाला, r इक्वल टू 0 to n तक हो रहा है, सो राइट हैंड साइड में n+1 आएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है और सब में 1 1 1 1 है, तो ऐड करने पे n+1 आ रहा है, क्योंकि 1 1 n+1 टाइम्स ऐड हो रहा है। सो राइट हैंड साइड में तो ये आया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इधर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 1 + 1 स्क्वायर 1 + 1 रेज़ टू 4 1 + 1 रेज़ टू 8 अप टू 1 + 1 रेज़ टू 128, यानी कि ब्रैकेट के अंदर बन रहा 2 2 2 2 कितने टाइम्स, ये देखने के लिए मैंने ऐसे लिखा इसको, पावर में लिखा 2 रेज़ टू 0 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 2, अब 2 रेज़ टू 0 से 2 रेज़ टू 7 टोटल 8 टर्म्स है, और हर एक में ये 2 2 बन रहा है, तो कितने टाइम्स 2 2 बन रहे हैं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 2 रेज़ टू 8 2 रेज़ टू 8 इक्वल टू n+1 मींस n इक्वल टू 255। क्या कहती, नहीं समझ आया? समझा ये सर। 2 रेज़ टू 8 कैसे आया पता चला ना? हाँ सर। n+1 कैसे आया पता चला ना? हाँ सर। ठीक है, फिर तो बचा ही क्या। इसके बाद 38 हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ सर। सार्थकी कीर्ति हुआ क्या 38? यस सर। XYZ डिस्टिंक्ट हाँ प्राइम सर, नंबर हुआ। है, तो नंबर्स हम ले सकते हैं ना, जैसे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7, जैसे 3 5 7 एपी में, तो XYZ एपी में हो सकता है, बट जीपी में होगा कि नहीं कैसे पता करेंगे। सपोज मैं XYZ ले रहा हूँ ना प्राइम नंबर, तो y² इक्वल टू XZ है, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि XYZ तीनों अलग अलग नंबर है, सो y² इक्वल टू XZ हो रहा है, मतलब x y का एक फैक्टर है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये y तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे, सपोज 7 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका 7 और 1 ही फैक्टर हो सकता है, दूसरा कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं हो सकता, और 1 ले नहीं सकते, 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और खुद को तो लेना ही नहीं क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 हुआ क्या श्रेया? हाँ सर हुआ। सार्थकी हुआ तुम्हारा? अथर, सर्वेश, कीर्ति? तो ये मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके। a n with the nth term of GP of positive number, let summation of n equal to 1 to 100 a to n equal to alpha। a to n का मतलब भाई a n है nth टर्म, यानी कि n का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट टर्म, मतलब a1 a2 a3 a4, इस तरह से ये जीपी है। ओके, a to n का मतलब हुआ a के साथ n के साथ 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये इवन टर्म्स की बात हो रही है, a2 a4 a6 a8 और कहां तक, n इक्वल टू 1 to 100 तक, ठीक है। हाँ ये शादी थी, करेक्ट। n इक्वल टू 1 to 100 a to n minus 1 इक्वल टू b, मतलब ये है इवन टर्म्स, 2n है मतलब कि, अरे नहीं, a to n minus 1 मतलब ऑड टर्म्स, 2n मतलब इवन, तो -1 करेंगे तो ऑड। ओके, इसका मतलब दोनों को सम करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो वो पूरी सीरीज का सम आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ डेटा गिवन नहीं है, तो ये काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं एक बार। समीशन n इक्वल टू 1 to 100 a to n इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको एक्सपेंड करूंगा तो n इक्वल टू 1 पुट किया a2, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 6, 4 पुट किया 8, इस तरह से 100 पुट किया, तो ये आएगा a to 100, ठीक है। और यहाँ से एक और रिलेशन है, समीशन n इक्वल टू 1 to 100 a to n minus 1 इक्वल टू बीटा, n का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो a1, 2 पुट किया तो a3, 3 पुट किया तो a5, 5 पुट किया तो नहीं 4 पुट किया तो a7, इस तरह से लास्ट टर्म आएगी अपनी 100 into 2 200 minus 1 199,
इक्वल टू बीटा। ओके, ठीक है, इस बीटा को इधर लिख रहा हूं, मतलब बीटा इक्वल टू ये मिल रहा है। अब अल्फा एंड बीटा में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो ऑप्शन देख के इससे समझ आ रहा है ना, अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा करना है। सो ये पूरा जीपी में ना सीक्वेंस, तो इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ मैं, ए फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर एस टू 4, ए आर एस टू 5, ए आर एस टू कहाँ तक है, ए आर रेस टू 200 तक। यस, लास्ट टर्म 200 आ रही, 200 तक। सो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू मतलब ए आर, ए फोर मतलब ए आर क्यूब, दिस इज ए आर एस टू 5, चलता जा रहा कहां तक, ए आर एस टू 199 तक। ए आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 4 प्लस कहां तक, ए कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो आर रेस टू 198। ओके, ये है अपना अल्फा, याद रखना है, मतलब जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि अल्फा अपन बीटा कर रहे हैं। बीटा इक्वल टू कितना, a1 यानी कि a प्लस a3 ए आर स्क्वायर, a5 ए आर एस टू 4, a7 ए आर एस टू 6, अप टू कहां तक, ए आर एस टू 198 तक। अगर ये कॉमन ले ले तो बीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 4 प्लस आर एस टू 6 प्लस कहां तक, आर रेस टू 198 तक। अब ऐसा लग रहा है अल्फा अपॉन बीटा अगर करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा में ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है 1 से लेके 198 तक, अल्टरनेटिवली 2 4 6 8, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा और आर बचेगा, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आर। ओके, कॉमन रेशियो इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, मतलब ऑप्शन 1। ओके, कितनी हुआ ना, कोई डाउट क्या? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। Let a belongs to 0 to 1, satisfy the equation a raised to 2008 minus 2a plus 1 equal to 0 and s equal to 1 plus a square, इस तरह से। The sum of all possible values of s is, yes श्रेया, हुआ क्या क्वेश्चन? हाँ सर, हुआ है। कैसे क्या श्रेया, बताओ ना। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस पूछा, मतलब एस की सारी पॉसिबल वैल्यूज। एस की अलग अलग वैल्यू कब आएगी, मुझे तो एस की एक ही वैल्यू दिख रही। एस की अलग अलग वैल्यू तब आएगी जब ए अलग अलग होगा, क्योंकि अगर ए एक, सपोज ए इक्वल टू 1 आ रहा है तो एस तो एक ही आएगा ना, ए की कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो एक और एस आएगा। तो यहाँ पे लिखा ना सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस, मतलब क्वेश्चन को रीड करके ऐसे समझ में आ रहा है कि एस की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है। अब एस की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, मतलब ए की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है। ए की वैल्यू कहां से मिलेगी, इस इक्वेशन से। तो यहां से हमें समझना चाहिए कि ए की एक वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बल्कि एक से ज्यादा वैल्यू होगी। क्या सर, है लॉजिक समझ आया? हाँ सर। तो ए की कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, देखो एक तो ए इक्वल टू 1 है, यस, ए इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो 1 - 2 + 1 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरी कोई और वैल्यू आ सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू हम फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ना, ये जैसे a⁻² - 2a + 1 होता, तो a की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 रूट होते। अभी a की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2008 है, तो टोटल 2008 रूट्स होंगे, नहीं क्या? अब सारे फाइंड करना नहीं पॉसिबल है, लेकिन सम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, मतलब ऐड करके 1 + a + a², इस मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि हमें वैसे इसके रूट नहीं पूछे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि a⁻2008 है, तो इस इक्वेशन के टोटल जो a की वैल्यू आएगी, जो रूट होंगे वो 2008 होंगे, उसमें रियल भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे। ये श्रेया कैसे किया, बताओ ना। सर इसका सम फाइंड किया। सम सर किसका? नीचे के इसका भी S 2008 आ रहा है क्या क्या था सर, a2007 a⁻2007 का सम 1, अगर a की जगह 1 पुट किया तो
वो 2007 आ रहा है, +1 क्या तो 2008 आ रहा है। ए की जगह अगर इधर 1 पुट किया तो ये 2008 आ रहा है। हाँ मतलब ए इक्वल टू अगर 1 होगा तो एस इक्वल टू होगा 2008, सही ना? हाँ सर। हाँ अगर ए 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या श्रेया, तो क्या होगा? तो ए 1 नहीं होगा ना, तो ए कुछ है अभी एक्चुअल में है क्या वो पता नहीं, तो एक काम करते हैं एस फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस कहाँ तक, ए रेस टू 2007 तक। तो ये तो एक जीपी का सम है ना। एस इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो ए तो 1 है, आर कितना, ए, सो ए रेस टू एन की जगह 2008, ए रेस टू 2008 माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, यानी कि एस इक्वल टू, अब ए 2008 का वैल्यू यहां से इक्वेशन से फाइंड करेंगे, इक्वेशन इसीलिए तो दिया है नहीं क्या? क्या श्रेया, नहीं क्या? हाँ सर। हाँ सर, सार्थक ऑप्शन की 4 फर्क आ नहीं रहा है। पड़ेगा वैसे, वैसे सार्थक की फर्क नहीं पड़ेगा, मोड आर अगर लेस देन 1 हो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस ए रेस टू 2008 अपॉन 1 माइनस ए, सेम ही तो मीनिंग है दोनों का। तो वो आर देखने की जरूरत ही नहीं होती कि आर लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, बट हम एक्चुअल में नंबर के लिए सोल्व करते तो बाद में हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आर लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया तो फिर ऊपर भी माइनस आएगा नीचे भी माइनस आएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन में अननोन जब होते तो ये सब लेने की कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सार्थक की समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके अब हमें गिवन है ए रेस टू 2008 माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से a रेस टू 2008 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a माइनस 1 आएगा और इसको इधर पुट करेंगे। अच्छा ये कम करते हैं, a रेस टू 2008 माइनस 1 इक्वल टू होगा 2a माइनस 2, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते हैं न्यूमरेटर में। सो s इक्वल टू 2a माइनस 2 अपॉन a माइनस 1, 2a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, a माइनस 1 से a माइनस 1 कैंसिल तो ये आया 2, मतलब a इक्वल टू जब 1 होगा ना तब इसका वैल्यू 2008 और a जब 1 नहीं होगा तब 2। आंसर क्या आएगा 2010, ऑप्शन 1, ठीक है? ओके श्रेया, हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हुआ क्या? अच्छा एक काम करते हैं ना, कितना टाइम बचा है, 51 हो गया। 9 मिनट। अरे जस्ट 2 मिनट आप वेट करोगे क्या? मुझे 10 बजे से पहले कुछ एक अर्जेंट काम है। श्रेय जस्ट 2-3 मिनट देना मुझे, जो बचे वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन ही बचे हुए, करोगे ना? हाँ सर। सर कल वाले होमवर्क में जो सेकंड क्वेश्चन डाउट है, कल वाले होमवर्क में, कल क्या मतलब बोला था? सॉरी परसों वाले में, सॉरी। हाँ हाँ वो पूरा डिस्कस करेंगे, वो तो पूरा डिस्कस करेंगे।
हेलो श्रेया, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? सर। नहीं हुआ? अरे ये एजीपी का है क्वेश्चन, ये नहीं देना चाहिए था मुझे उस टाइम तक, मतलब अभी दे सकते हैं लेकिन एजीपी हम वापस से करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, कुछ मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बोल रहे थे कि एजीपी वापस से करना है। क्या श्रेय, नहीं लगता क्या एजीपी नहीं है क्या ये? हाँ सर, एजीपी। एजीपी नहीं ना सर, ये एजीपी नहीं है इसमें। मतलब अगर हम s इंटू आर s माइनस आर एस करेंगे ना, तो जो टर्म आएगी वो एजीपी में होगी। जैसे हमने एलएन का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, एलएन की सीट का एजीपी का फर्स्ट क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको वापस से लेंगे एजीपी कंप्लीट करने के बाद, चलेगा ना श्रेया? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 हुआ क्या? नहीं हुआ सर ये। अरे ये तो इन्फिनिट जीपी का सम है ना। नहीं हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम, करते हैं। x इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4, इस तरह से ये चल रहा है। तो x इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो गया, यानी कि ये बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना ना, वैल्यू ऑफ x ही फाइंड करना। x इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 अपॉन 2a। सो x इक्वल टू ये बन रहा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ओके श्रेया, यहां हाँ तक सर। समझ आया ना? हाँ। यहां तक तो हो भी गया होगा। हाँ सर। अब आगे का नहीं हुआ होगा। अब आगे का देखो, ऑप्शन कुछ इस तरह से ना, साइन 18 डिग्री, कॉस 36, कॉस 18 डिग्री। तो श्रेया साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। हम जब जेई का लेक्चर करेंगे, वैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया होगा क्लास में, लेकिन जेई का लेक्चर करेंगे तब ये सब देखेंगे। साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4, ये वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू कितने आ गई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू होगा 2 साइन 18 डिग्री। ठीक है श्रेया, और ये cos 72 डिग्री का भी वैल्यू होता है। क्या हुआ श्रेया? हाँ सर। हाँ, और वैसे साइन 36 डिग्री का वैल्यू आता है इस तरह से, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4, और यही वैल्यू होता है cos 90 माइनस 36, कितना कितना 54 डिग्री। वैसे साइन 54 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 54 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, और यही वैल्यू होता है cos 36 डिग्री का। ठीक है श्रेया, और वैसे साइन 72 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, यहाँ पे प्लस आता है ना बीच में, अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। अरे साइन 18 में प्लस माइनस नहीं आता है, यहाँ पे आता है सिर्फ प्लस, माइनस नहीं, सिर्फ प्लस आता है। मतलब यहाँ पे हमें प्लस लेना होगा। प्लस क्यों लेना होगा, क्यों लेना होगा प्लस? ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है क्या? सपोज माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 है, तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस, यस पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल, लेकिन ऑप्शन अगर एक ही करेक्ट करना है तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। सर ये समझ आ रहा है बराबर? हाँ सर। ओके श्रेया, हुआ ना ये क्वेश्चन? सर्वेश, कीर्ति, डाउट है क्या कुछ? सर श्रेया, आगे के क्या? थोड़े से नहीं हुए, आगे के थोड़े कम हुए मतलब। नहीं, ये हुआ ना, ये हुआ ना। हाँ सर ये हुआ। ओके,
ठीक है, फिर आगे के करते हैं कल। आगे के उसमें से ज्यादातर एजीपी के क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। लास्ट के नहीं आए थोड़े। हाँ लास्ट के करते हैं, कल डिस्कस करते हैं। अच्छा इसके बाद में तो है ही कौन से, 52 तक दिए ना मैंने? 49 तक थी। अच्छा 49 तक, तो 49 हो गया क्या श्रेया? नहीं हुआ सर। अच्छा 49 नहीं हुआ। ठीक है श्रेया, आगे का कल डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया अभी। और 2 क्वेश्चन है ना होमवर्क के, हमें वापस करने हैं। मतलब एक तो 49 और एक इससे पहले वाला एजीपी का क्वेश्चन, ये दोनों लेते हैं बाद में, चलेगा ना? हाँ सर।